हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आई लव अकाउंट्स। मैं बहुत जल्दी से चीज़ों को समझाऊंगा और बहुत जल्दी से आपको समझ आएगा। इसमें फ़िलहाल अभी मैंने चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, और इसको आप समझिए। और जो नोट्स है वो मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। नोट्स भी आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स आके आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और वीडियोज़ भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर 1 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ क्लास 11th। तो अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल मतलब मनी या मनी से रिलेटेड। तो एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम फाइनेंशियल अकाउंट को मेंटेन करते हैं, कीप करते हैं, उस प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। यानी कोई भी मनी मैटर्स होते हैं, हमें रिकॉर्ड करना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। सिंपल से इसकी डेफिनेशन है। हालांकि डेफिनेशन और वाइड हो सकती है अगर हम और चीज़ों को इसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हमारी जर्नल एंट्रीज होती हैं, डेली रिकॉर्डिंग, फिर उसे पोस्ट करते हैं लेजर में, फिर उसका समराइज करते हैं, हम एक पीएल ट्रेडिंग और पीएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो डेफिनेशन को और वाइड भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्यों करते हैं अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग करने का, और फंक्शंस क्या है अकाउंटिंग। मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन। अगर दोनों में से कुछ भी पूछा जाता है तो हम सिमिलर आंसर लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करता है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। सिस्टमैटिक मतलब हम डे टू डे, टाइम टू टाइम उस जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन, जी हाँ, ट्रांजैक्शन मतलब वो ट्रांजैक्शन जो किसी की मनी मैटर्स को डील करता है। सेकेंड, असरटेनिंग और नोइंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमें हेल्प करता है कि हम जान पाएँ कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। प्रॉफिट एंड लॉस को जानने में भी हेल्प करता है, तो इसीलिए इसको हम अप्लाई करते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है असरटेनिंग और नोइंग प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड ऑब्जेक्टिव है असरटेनिंग और नोइंग फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमें अपने फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में भी हेल्प करता है, ताकि हमें पता लगे कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी जो बिजनेस है उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आर वी स्ट्रॉन्ग, आर वी अर्निंग टू मच, आर वी इन अ लॉस, आर वी इन अ प्रॉफिट। हमें पता लग जाता है कि हम प्रॉफिट में हैं, लॉस में हैं, अर्न कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम एक्सपैंड करके अच्छा डिसीजन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, असिस्टिंग द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हेल्प करता है, असिस्ट करता है अकाउंटिंग, इसलिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। तो मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है, मैनेजमेंट ईजी हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट, कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। और जो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स हैं, कुछ इंटरनल यूजर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन सी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, इस तरह की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को उन्हें कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। सिक्स्थ पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड से प्रिवेंट करता है। अगर हम अकाउंटिंग को अच्छे से अप्लाई करें बिना मैनिपुलेशन के, तो फ्रॉड को प्रिवेंट किया जा सकता है, फ्रॉड होने से रोका जा सकता है। बिजनेस में फ्रॉड होना एक आम बात है, होता है, तो अकाउंटिंग उसमें हेल्प करता है। सेवेंथ पॉइंट, फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट। कभी कभी लीगल रिक्वायरमेंट हो जाती है कि कभी कभी गवर्नमेंट डेटा मांग लेती है कि आपने ये पैसा किसको दिया, अकाउंट से इतना किसको ट्रांसफर, तो उसके लिए हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होती हैं जो एज अ लीगल रिक्वायरमेंट उसे फुलफिल करती हैं। तो किसी भी डिस्प्यूट में लीगल रिक्वायरमेंट में हमारी जो अकाउंटिंग है वो काम आती है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस या मेरिट्स या सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग। तीनों चीज़ें सेम है, एडवांटेजेस, मेरिट्स और सिग्निफिकेंस। तीनों में से कुछ भी आपसे पूछा जाएगा, आप सिमिलर आंसर लिख सकते हैं। पहला, मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड। बिजनेस रिकॉर्ड को मेंटेन करने का एडवांटेज हमें मिलता है। दूसरा, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को वैल्यू करने में, वैल्यूएशन करने में हेल्प करता है अकाउंटिंग। तीसरा, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। मेमोरी यानी हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें मिल जाता है। चौथा, कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स। हम रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं, अपने करंट रिजल्ट को अपने पिछले साल के रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हैं, हम अपने रिजल्ट्स को अपने कंपेटिटर के रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हैं, हम अपने इस महीने के रिजल्ट्स को हम अपने पास के महीने के रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हैं। और रिजल्ट्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑल, इन सब चीज़ों को हम रिजल्ट्स का नाम देते हैं। तो कंपेयर करने में भी हेल्प करता है अकाउंटिंग। फिर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है अकाउंटिंग। डिसीजन मेकिंग किस तरह का, जैसे कि मान लीजिए हमें आगे और बिजनेस कैरी ऑन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर लॉसेस हो रहे हैं तो हमें बिजनेस शेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर हम एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं, बिजनेस को और बड़ा करने की सोच रहे हैं, लार्ज स्केल में ले जाने की सोच रहे हैं, तो हमें वो स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में भी हमें अकाउंटिंग हेल्प करता है। सिक्स्थ है प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट,
ट्रायल बैलेंस भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है। तो ये सब प्रिपेयर करने में हमें हेल्प करता है। कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है, मतलब गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो है वो कहती हैं कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके मेंटेन करके रखने हैं, तो उसको प्रिपेयर करने में हमें अकाउंटिंग हेल्प करता है। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, ये हमने पीछे पढ़ा था, इसके ऑब्जेक्टिव है। तो एविडेंस बन जाता है लीगल मैटर्स में, कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई कोर्ट में केस चल रहा है, तो उस केस में हमारा ये एविडेंस एज एन एविडेंस काम आता है। तो कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव है वही इसके एडवांटेजेस भी हैं। तो अब आते हैं डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तीनों में सिमिलर आंसर लिखा जा सकता है। पहला, अकाउंटिंग में हर चीज़ को मनी के टर्म में ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है। एक्सप्रेसेस अकाउंटिंग टर्म्स ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी जो मनी के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता उसको हम अकाउंटिंग में उसको पार्ट नहीं बनाते हैं, उसकी हम एंट्री नहीं कर पाते, उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना बहुत ईजी हो जाता है। कोई भी अकाउंट को मैनिपुलेट करके किसी को बेवकूफ़ बना सकता है कि देखिए हमारा बिजनेस तो इतना अच्छा कमा रहा है, हमारा बिजनेस तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो मैनिपुलेशन करना आसान होता है क्योंकि ये जो मेंटेन करता है वो भी तो एक इंसान ही है, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड वो भी एक इंसान ही है। तीसरा पॉइंट है कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट। अकाउंटिंग इम्प्लीमेंट करना कॉस्टली हो जाता है, हमें एक अकाउंटेंट को सैलरी देनी पड़ती है, अकाउंटेंट अच्छी खासी सैलरी लेता है, तो हमारे लिए इम्प्लीमेंट करना छोटे बिजनेसेस में अकाउंटिंग को थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। रिक्वायर्स स्किल्ड प्रोफेशनल, चौथा पॉइंट है रिक्वायर स्किल्ड प्रोफेशनल्स। हर कोई अकाउंटिंग नहीं कर सकता, उसके लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशन जरूरी है। तो हमें एक स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। एक अच्छा इंसान जिसने अकाउंटिंग आती हो उसको हमें यूज़ में लाना पड़ता है, उसको हमें सैलरी देनी पड़ती है, तो उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर वो नहीं है तो हमारी अकाउंटिंग नहीं हो पाती है। फिफ्थ पॉइंट है इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स होते हैं किसी के बिजनेस के, अकाउंटिंग इसे इग्नोर करता है। सपोज कीजिए अगर हम देखें किसी बिजनेस में, मान लीजिए एक किसी ने सिक्योरिटी गार्ड रखा है अपने बिजनेस में, वो सिक्योरिटी गार्ड सैलरी लेता है 15,000, वो 10 साल से उस बिजनेस में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है। और हम अगर कोई नया सिक्योरिटी गार्ड हायर करते हैं वो भी सैलरी लेगा 15,000। अकाउंटिंग के हिसाब से दोनों सिक्योरिटी गार्ड सेम है, सेम वैल्यू के हैं। अगर हम किसी को रिप्लेस करते हैं तो उससे बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखें, जो 10 साल से काम कर रहा है वो हमारा ज़्यादा भरोसेमंद सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो ज़्यादा लॉयल होता है। तो हमें जो 10 साल से हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा है हम उस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को, ऐसे क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को जो अकाउंटिंग है वो इग्नोर करता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं, कैन बी यूज्ड फॉर विंडो ड्रेसिंग। हाँ, अकाउंटिंग कैन बी यूज्ड फॉर विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब हम किसी को अच्छा दिखा रहे हैं लेकिन वाकई में ऐसा इतना अच्छा बिजनेस नहीं है। सपोज कीजिए बैंक से हम बिजनेस के लिए लोन लेने गए, तो बैंक ने कहा कि आपका बिजनेस है, हमने कहा हाँ है, तो उन्होंने कहा आपका प्रॉफिट कम से कम 1 लाख होना चाहिए, उसी के बाद हम आपको लोन दे पाएंगे। तो हमने देखा भाई प्रॉफिट तो सिर्फ 80,000 है, तो हम क्या करें? तो अकाउंटेंट क्या कर सकता है, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके विंडो ड्रेसिंग कर सकता है। वो एक फेक बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर सकता है या फिर फेक डेटा इम्प्लीमेंट करके भी दिखा सकता है बैंक को। तो वहाँ पे विंडो ड्रेसिंग, इसे हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं और ये एक गलत काम है। तो उस चीज़ के लिए ये यूज हो जाती है, इजीली यूज हो जाती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इससे ना सिर्फ हम बैंक्स वगैरह को बल्कि हम पब्लिक को भी बेवकूफ़ बनाते हैं। कभी कभी अकाउंटिंग यूजर्स जो होते हैं, हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो यूजर होते हैं वो सिर्फ बैंक से नहीं होते हैं, पब्लिक भी होती है। तो ऐसे में हम विंडो ड्रेसिंग करके लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। 7th पॉइंट पे आते हैं। 7th पॉइंट है बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। जो भी अकाउंटिंग होती है वो एस्टिमेट्स का यूज करती है, प्रॉपर डेटा का यूज नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितने टाइप के होते हैं? पहला है नेट प्रॉफिट और लॉस की इन्फॉर्मेशन, दूसरा है प्लानिंग एंड कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन, तीसरा है फाइनेंशियल पोजीशन की इन्फॉर्मेशन, चौथा है टोटल कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन, पांचवा है टैक्स मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन और लास्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की इन्फॉर्मेशन। क्या होते हैं ये सारे? नेट प्रॉफिट एंड लॉस नाम से ही पता लगता है, प्रॉफिट या लॉस को जानना, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग करवाता है। प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्या प्लान है आगे के और उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। सपोज हमारे लॉसेस हो रहे हैं या कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी करंटली एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, इसे कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, और उसकी इन्फॉर्मेशन भी अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाता है। टोटल कॉस्ट, हमारा टोटल कितना कॉस्ट लग रहा है। कॉस्ट मतलब होता है हमारी कितनी जेब से पैसा जा रहा है किसी बिजनेस को करने में। सपोज
सपोज मैंने एक पेन बनाया जिसको मैंने बनाया 6 रुपये में और उसको मैंने बेचा 10 रुपये में, तो हमारी सेल की वैल्यू होगी 10 रुपीज़ और हमारी कॉस्ट जो थी जितने मैंने उसे बनाया वो है 6 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट जानने में और मैनेजमेंट करने में भी हेल्प करता है अकाउंटिंग, तो उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। फिर है इन्फॉर्मेशन ऑफ टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स को मैनेज करना। एक बिजनेस में टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका प्राइस तय करने में, उसका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस तय करने में। जितना टैक्स मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है, टैक्स मैनेजमेंट हेल्प करता है टैक्स को कम करने में, टैक्स प्लानिंग के जरिए टैक्स को कम किया जा सकता है, वो भी एक इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। लास्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की इन्फॉर्मेशन। मींस जब हम बिजनेस करते हैं तो हम सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, लेकिन हम सोसाइटी के लिए क्या करते हैं, सोसाइटी के लिए हम कितना रिस्पॉन्सिबल है, क्या हम प्रॉपर सैनिटेशन देख रहे हैं प्रॉपर, कहीं ऐसा तो नहीं हम बिजनेस कर रहे हैं और आसपास में पॉल्यूशन फैला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम सोशली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी अकाउंटिंग में अवेलेबल होती है। फिर आता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कौन कौन यूजर्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के? दो तरह के यूजर्स हमें देखने को मिलते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन कौन होते हैं? ओनर्स, मैनेजर और एम्प्लॉइज। ये तीन लोग इंटरनल यूजर्स होते हैं क्योंकि ये बिजनेस के अंदर काम करते हैं। एक्सटर्नल यूजर वो होते हैं जो बिजनेस से डायरेक्टली लिंक नहीं होते, इनडायरेक्टली या फिर बाहर काम करते हैं बिजनेस के। ओनर यूजर क्यों है? ओनर यूजर इसलिए है क्योंकि उसे प्रॉफिट एंड लॉस जानना है, उसे फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है अपने बिजनेस में। मैनेजर यूजर क्यों है? मैनेजर यूजर इसलिए है क्योंकि उसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के बारे में जानना है, कितना उसका कॉस्ट लगा है मैनेजमेंट का, कितने अच्छे से मैनेजर्स मैनेज कर पा रहा है बिजनेस को, ये उसे जानना होता है। तीसरा जो यूजर होता है इंटरनल यूजर, वो है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को जानना होता है कि उसकी जॉब सिक्योर है या नहीं, उसको प्रॉपर सैलरी मिल रही है या नहीं, वो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देख के खुद जज कर सकता है। अगर बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल कमा रहा है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतनी सेल अच्छे से हो रही है, तो एम्प्लॉय बहुत सिक्योर फील करता है, तो वो एज एन इंटरनल यूजर एक्ट करता है। एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूजर होते हैं जैसे कि इन्वेस्टर, जैसे इन्वेस्ट करना होता है बिजनेस में, तो किसी ने अगर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो हमारा इन्वेस्टर कहलाएगा, तो वहाँ पे वो यूज़ करता है हमारे फाइनेंशियल पोजीशन या फिर बैलेंस शीट या पीएल अकाउंट को, और वो चेक करता है कि उसने सही इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं किया है। दूसरा है लेंडर्स। लेंडर्स वो होते हैं जो लेंड करते हैं मनी या फिर जो लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वो लोग भी वो हमारी पेबैक सिचुएशन को देखने के लिए हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं कि हम उन्हें वापस पैसा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उसके बाद ही वो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। तीसरा है सप्लायर्स। सप्लायर्स में आते हैं क्रेडिटर एंड ट्रेड पेबल। ये लोग जानना चाहते हैं सप्लायर्स जो होते हैं जनरली ये उधारी में सामान देते हैं हमें, तो जब ये उधारी में सामान देंगे तो उधारी में हर किसी को तो नहीं देते होंगे, कुछ देखते होंगे, तो ये भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि हम इन्हें पैसा रिटर्न कर पाएंगे या नहीं क्रेडिट पीरियड के बाद। टैक्स अथॉरिटीज फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, कि हम टैक्स प्रॉपर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो ये जानने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करती हैं। गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि हम सारा काम लीगली और अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं, वो इसका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ इसलिए करती है। लास्ट है पब्लिक शेयर में इन्वेस्ट करता है, बिजनेस के शेयर्स खरीदता है, तो उसे भी देखना है कि मैंने अच्छे शेयर्स खरीदे हैं या नहीं जो मुझे प्रॉफिट यील्ड करके देंगे या नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसके बिना अकाउंटिंग मुश्किल है, इसके बिना अकाउंटिंग मैं कहूँ तो हो ही नहीं सकती। ये जानना बहुत जरूरी है कि अकाउंटिंग में ये टर्म्स क्या काम होते हैं, इनका क्या मतलब है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी ट्रांजैक्शन होता है जिसमें हम एक पार्टी से कुछ लेते हैं और उसे कुछ देते हैं या हम उसके लिए कुछ लायबल होते हैं, तो उसे हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। सपोज कीजिए मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और मैं कुछ कैश लेके आया बिजनेस, तो उसे भी एक ट्रांजैक्शन कहेंगे। उस कैश से मैंने कुछ परचेज किया, कोई गुड खरीदा, तो उसे भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम ये भी कह सकते हैं कि जर्नल एंट्रीज जो हमारी होती है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन ही होती है, जिसे हम टाइम टू टाइम रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दूसरा है अकाउंट्स। जब भी हम कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं और एक इंसान से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। एक इंसान या एक पर्टिकुलर चीज़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका एक अलग अकाउंट बनता है। सपोज एक बिजनेसमैन है ए, उसने एक्स से बहुत सारी लेन देन की हुई है, बहुत सारा सामान खरीदा, तो उस एक्स का वो अलग से अकाउंट मेंटेन करेगा, वो एक्स उसका क्रेडिटर कहलाएगा। अगर उसने उससे बहुत सारा उधारी में सामान लिया तो उसके लिए वो अलग सा अकाउंट मैनेज करेगा जिसमें सारी चीज़ें वो लिखेगा। हाँ, जर्नल एंट्री तो लिखेगा ही, साथ ही साथ अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ता है। अकाउंट्स को हम लेजर का नाम दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल मतलब वो पैसा जो ओनर बिजनेस में लाया है। ओनर का खुद का पैसा जरूर है, लेकिन जब वो बिजनेस में ले आता है तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाती है। तो कैपिटल मतलब ओनर्स फंड, लेकिन ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। मतलब हम अकाउंट्स में बिजनेस को और ओनर को अलग अलग मान के चलते हैं, मतलब दोनों सेम एंटिटी नहीं होती हैं, दोनों सेपरेट एंटिटी होती हैं। तो ओनर का पैसा बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग। जब कोई भी ओनर अपना पैसा वापस
निकाल के अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जाता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो उस समय बिजनेस की जो लायबिलिटी है थोड़ी कम हो जाती है। लायबिलिटीज़, ये लायबिलिटीज़ होती हैं ओनर की प्लस बिजनेस की, दोनों की लायबिलिटीज़ होती हैं। तो लायबिलिटी को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो होती है जो 1 साल में या 12 महीने के अंदर पे ऑफ हो जाती है। नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है जो 12 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए हमारे पास एज अ लायबिलिटी रहती है। पहले नॉन करंट देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, हमने बैंक से बहुत बड़ा लोन लिया जिसको हमें बहुत सालों में चुकाना है, उसे हम लॉन्ग टर्म बोरिंग कहते हैं, जो शायद 12 महीने से ज़्यादा एक्सीड कर जाए। डेट्स का मतलब भी लोन ही होता है, तो हम यूँ कह सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग या लॉन्ग टर्म डेट्स हमारे नॉन करंट लायबिलिटी। डिबेंचर्स, जब कोई भी इंसान किसी फर्म में या किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है पैसा, तो दो तरीके से कर सकता है। एक तो उस बिजनेस में एज अ कैपिटल इन्वेस्ट करके, दूसरा तरीका होता है उस बिजनेस को लोन दे करके। तो लोन देना एक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसे एक इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखा जा सकता है। जब वो इंसान एज अ कैपिटल इन्वेस्ट करता है सपोज किसी कंपनी में, तो उसे बदले में शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो शेयर में इन्वेस्ट करता है, इसलिए उसे शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। अदरवाइज अगर वो एज अ लोन बिजनेस को पैसा दे रहा है तो उसे हम डेट कहेंगे। तो डेट जो होता है उसके लिए उसे मिलता है डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर और शेयर में ये फ़र्क है कि डिबेंचर का पैसा डिबेंचर होल्डर को वापस मिलता है कुछ टाइम के बाद, लेकिन शेयर होल्डर को शेयर का पैसा वापस नहीं मिलता है। डिबेंचर्स को हमने लॉन्ग करंट में इसलिए डाला क्योंकि डिबेंचर 1 साल से ज़्यादा 1 साल के बाद ही रिडीम किए जा सकते हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, कुछ ऐसी टैक्स लायबिलिटी जो डेफर्ड मतलब होता है पोस्टपोन करना या एडजर्न करना। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब है कोई ऐसी टैक्स लायबिलिटी जो इस साल हमें नहीं देनी है लेकिन हाँ अगले साल देनी है, लेकिन हमें पता है वो लायबिलिटी हमारी है, तो इस ऐसी लायबिलिटी को हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहते हैं, जो कि 1 साल से ज़्यादा या 12 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड कर जाती है, लेकिन लायबिलिटी तो वो है, तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आती है। और कोई लायबिलिटीज़ जो ड्यू हो रही है, जिसकी ड्यू डेट फॉल हो रही है 12 महीने के बाद, ऐसी लायबिलिटीज़ को हम क्या कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़। फिर आते हैं करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। करंट लायबिलिटी वो होती है जो 1 साल के अंदर ही पे हो जाती है या पे ऑफ हो जाती है। करंट लायबिलिटी में पहले पढ़ लेते हैं ट्रेड पेबल्स। ट्रेड मतलब बिजनेस में जो भी जिनको भी हम जो पेबल होते हैं, बिजनेस पेबल होते हैं, जो हमारे रेगुलर क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल हो गए, इन लोगों को हम ट्रेड पेबल कहते हैं। दोनों को ही ट्रेड पेबल कहते हैं। जनरली क्या होता है, क्रेडिटर एक ऐसा इंसान होता है जिससे हम उधारी में सामान लेते हैं, ऐसा सप्लायर होता है जिससे हम उधारी में सामान लेते हैं। जब हम उससे उधारी में सामान लेते हैं तो अगर हम उसे एक्सचेंज में कुछ नहीं दे रहे हैं तो उसे हम क्रेडिटर कहेंगे। अगर मान लीजिए हमने उसे एक बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रेम करके दे दिया जिससे वो श्योर हो जाता है कि हमें पैसा इतने टाइम बाद मिल जाएगा, तो उस बिल को बिल पेबल कहते हैं। तब वो क्रेडिटर तो नहीं रहता, हमारा बिल पेबल बन जाता है। मतलब है तो अभी भी हमें उसे पहले पैसा देना है, लेकिन वो इस बिल को किसी को भी दे सकता है और वो हमसे पैसे ले सकता है, तो वो बिल उसके लिए एज अ कैश काम कर जाता है। फिर अदर करंट लायबिलिटी में आते हैं शॉर्ट टर्म डेट्स, जो हमने लॉन्ग टर्म पढ़ा वैसे ही शॉर्ट टर्म। एडवांस एंड डिपॉजिट्स रिसीव्ड, हाँ एडवांस एंड डिपॉजिट होता है, मतलब हमने किसी से एडवांस में पैसा लिया हो तो वो भी हमारे करंट लायबिलिटी है, हाँ उसका हमें जल्दी से उसे वर्थ देना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने यूज तो कर लिए, मतलब खर्चा हो गया है लेकिन हमने पे नहीं किया, तो ऐसे एक्सपेंसेस कहलाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस खर्चे का पार्ट बनते हैं, लेकिन ये ऐसे खर्चे हैं जो इनकर हो गए हैं लेकिन हमने पेमेंट नहीं करी। सपोज आपने उधारी में कहीं से बिस्किट का पैकेट लिया लेकिन पे नहीं किया, आप पे बाद में करने वाले हैं, तो आपका जो बिस्किट है जिसने उसकी कॉस्ट है, मान लीजिए 10 रुपीज़ का बिस्किट है, तो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा 10 रुपीज़। मान लीजिए कोई भी आपके यहाँ कोई जॉब कर रहा है, उसको सैलरी देनी है महीने की 15,000, लेकिन हमने सैलरी नहीं दी है, लेकिन उसने 1 महीना काम कर लिया है, तो आपको सैलरी देनी बनती है। तो जो उसकी सैलरी थी 15,000, वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाए। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जनरली वो होता है जब हम बैंक से एक छोटा मोटा लोन लेते हैं, या यूँ समझिए मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ जिस तरीके से होता है। क्रेडिट कार्ड होता है कि हम क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 50,000, हमसे यूज़ करते हैं, लेकिन जब तक उसे पे नहीं करते वो हमारे लिए ऐसा लायबिलिटी काम करता है, ओवरड्राफ्ट की तरह काम करता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इस काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम द बैंक, और वो अमाउंट भी जो होती है लोन की वो भी शॉर्ट ही होती है। तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लायबिलिटी की तरह लेते हैं, क्योंकि उससे हमें जल्दी से जल्दी पेमेंट करनी होती है बैंक को। आगे बढ़ते असेट्स की तरफ। हमने लायबिलिटीज देख ली, कैपिटल देख लिया, अब असेट्स को देखना बाकी है। असेट्स 2 तरह की होती है, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल उसे कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। इनटैंजिबल वो होती हैं असेट्स जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। मतलब इनटैंजिबल एक तरह की मान लीजिए ऐसी कोई चीज़ जो छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसकी वर्थ है, उसकी एक वैल्यू है। जैसे सपोज कीजिए आप नाइकी एडिडास के शूज़ पहनते हैं या मर्चेंडाइज यूज़ करते हैं, तो और किसी सिमिलर
मर्चेंडाइज को किसी और ब्रांड का यूज़ करते हैं। तो एक ब्रांड महंगा, एक ब्रांड सस्ता, सिमिलर क्वालिटी होने के बाद भी ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस ब्रांड की कुछ वैल्यू है, उस ब्रांड की कुछ अहमियत है। उन्होंने एक इंटेंजिबल जो दिख नहीं रही है हमें, लेकिन उन्होंने एक वर्थ मेंटेन करी हुई, उन्होंने एक अपनी रेपुटेशन बनाई हुई है। उस रेपुटेशन को हम कहते हैं गुडविल, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वो है, वो एग्जिस्ट करती है। तो गुडविल इज अ काइंड ऑफ इंटेंजिबल असेट, और जो इंटेंजिबल असेट होती हैं ये जनरली नॉन करंट होती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, गुडविल, रेपुटेशन, कॉपीराइट। कॉपीराइट इज जनरली कोई भी अगर सिंगर कोई गाना बनाता है तो उस गाने को कोई चोरी ना कर ले, उस गाने का कोई कॉपी ना बनाए, तो उसके लिए वो कॉपीराइट रजिस्टर करवाता है। अगर फिर भी कोई चोरी करके कॉपी करता है तो वो उससे कॉपीराइट स्ट्राइक कर सकता है और उसके ऊपर केस कर सकता है। इस बिहाफ में कॉपीराइट करना इसलिए जरूरी, कॉपीराइट रजिस्टर करना इसलिए जरूरी होता है, जो पहले करवा लेता है उसी का गाना होता है, जो उसे करवा लेगा उसके पास एक एविडेंस हो जाता है कि वो इसको एविडेंस हो जाता है कि हाँ ये गाना तो इसी का है, ओरिजिनली इसी ने कंपोज किया है। कॉपीराइट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर कंपनीज और या फिर ऑडियो इंडस्ट्रीज, इन्हीं लोगों में ज़्यादा होता है। फिर आता है पेटेंट। पेटेंट किसी भी इन्वेंशन को कोई कॉपी ना कर ले उसके लिए पेटेंट रजिस्टर करवाना पड़ता है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क होता है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो फेमस हो गया हो उसका नाम। सपोज कीजिए लक्स सोप है, लक्स सोप बनाता है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। कंपनी का नाम तो कोई कॉपी नहीं कर सकता, साथ ही साथ लक्स नाम की भी कोई कंपनी नहीं बना सकता, क्योंकि लक्स उस कंपनी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी, कुछ ऐसी कंपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं, वो अपने रिसर्च को एज एन इंटेंजिबल एसेट मानती है। इंटरनेट डोमेन्स नेम, इंटरनेट डोमेन नेम, जैसे कि कोई वेबसाइट है cbse.in, तो cbse.in उसका डोमेन नेम होता है, तो उसको भी कोई कॉपी नहीं कर सकता कोई भी, वरना फ्रॉड एक्टिविटी करने लग जाएगा गवर्नमेंट साइट्स को लेकर। तो इंटरनेट डोमेन में भी एक तरीके से इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं किसी भी बिजनेस के। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जैसे कि मान लीजिए किसी बिजनेस ने किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ एम्प्लॉयमेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। सपोज बिजनेस फर्म ए मान लीजिए एक पेन मैन्युफैक्चरर है, बिजनेस फर्म बी एक स्टेशनरी शॉप है, तो उस स्टेशनरी शॉप ने उस बिजनेस फर्म ए जो पेन मैन्युफैक्चरर है उससे एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम आपसे ही सारे पेन खरीदेंगे, आप हमें इस रेट में ये पेन दीजिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो बिजनेस फर्म ए के लिए एक असेट्स की तरह काम करता है। ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड रिकॉग्निशन मतलब कोई भी ब्रांड है उसकी जो रिकॉग्निशन वैल्यू होती है, जैसे हमने बात की नाइकी, एडिडास के बारे में, तो वो उसकी इंटेंजिबल एसेट्स कहलाती है, क्योंकि जब भी वो उस ब्रांड को सेल आउट करेंगे जितना स्टॉक पड़ा है उसकी वैल्यू तो उन्हें मिलेगी, प्लस कुछ एक्स्ट्रा मनी उन्हें दिया जाएगा जो कि उनकी ब्रांड रिकॉग्निशन होती है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर नाइकी खुद को सेल आउट करती है तो सिर्फ वो स्टॉक ही नहीं बेच रही है उस इंसान को, वो साथ ही साथ कुछ लॉयल कस्टमर्स, कुछ लोग होते हैं सिर्फ नाइकी ही पहनते हैं, तो वो उन लॉयल कस्टमर्स को भी उन्हें बेच रही है, तो उसका वो पैसा चार्ज करती है। तो इसे कहते हैं ब्रांड रिकॉग्निशन। टेंजिबल एसेट्स में आते हैं। टेंजिबल्स में दो तरह की एसेट्स होती हैं, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट एसेट्स वो होती हैं जो एक साल से ज़्यादा हमारे पास टिकती हैं, करंट वो होती हैं जो एक साल से कम हमारे पास टिकती हैं और जल्दी लिक्विफाई हो जाती हैं। जो एसेट जल्दी से लिक्विफाई का मतलब होता है कैश में कन्वर्ट हो जाना, तो जो एसेट जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाती है, 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। और जो एसेट्स 12 महीने से ज़्यादा टाइम लगाती है कैश में कन्वर्ट होने में, उसे हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग एक नॉन करंट एसेट है। क्यों? क्योंकि हम कभी भी लैंड खरीदते हैं उसे जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं करते, उसको हम एटलीस्ट 2 या 3 सालों के लिए तो रखते ही हैं अपने पास। तो ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग को इसीलिए नॉन करंट टेंजिबल एसेट्स में डाला गया है। प्लांट एंड मशीनरी, सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी आप कार खरीदते हैं, फर्नीचर, एसी खरीदते हैं, तो हम उसको जल्दी से सेल आउट नहीं करते हैं, उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, उसको यूज़ करते हैं 1-2 साल तक, उसके बाद ही उसे हम सेल करते हैं। फर्नीचर सिमिलरली। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नाम है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब 12 महीने, जहाँ भी लॉन्ग टर्म आपको देखने को मिले समझ लेना है 12 महीने से ज़्यादा का है, तो उसे हम नॉन करंट असेट मानते हैं। करंट एसेट्स में आते हैं करंट टेंजिबल एसेट्स। यहाँ पे टेंजिबल क्यों? इन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग को छू सकते हैं, देख सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को छू के देख सकते हैं, फर्नीचर हम देख सकते हैं, तो ये सब चीज़ें टेंजिबल हैं। फिर आती हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारी आती है जैसे कि जो हमारी 1 साल के अंदर लिक्विफाई हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि इन्वेंट्री या स्टॉक हमारा जल्दी से कैश बिक जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। स्टॉक मतलब वो सामान जो हमने जो गुड्स हमारे पास बचे हुए हैं बेचने के लिए, तो उसे हम स्टॉक कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। तो डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, जो डेटर्स हमें बिल, जैसे हम क्रेडिटर को बिल देते हैं और बिल पेबल हो जाते हैं, वैसे ही डेटर्स हमें बिल देते हैं और वो बिल रिसीवेबल कहलाते हैं। तो डेटर्स या बिल रिसीवेबल, ये दोनों आते हैं ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं
वो कौन है? वो है हमारे डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। तो डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल हमारे ट्रेड रिसीवेबल कहलाएंगे। डेटर्स वो लोग जिनको हमने उधारी में सामान दिया है, उधारी में हमने सेल करी है, उनसे हमें पैसा लेना बाकी है, तो ये जल्दी ये 1 साल के अंदर ही पैसा देते हैं, तो ये जल्दी से कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। फिर आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश मतलब कैश इन बैंक एंड कैश इन हैंड बोथ। एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब चेक जो कि कैश के जैसा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी ये 3 महीने में या 4 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये हमारे करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मैंने बात की थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है आपका जिसको आपने एडवांस में सैलरी दे दी है, आपने 15,000 अगले महीने का एडवांस दे दिया है, तो आपको उसको अगले महीने कुछ सैलरी देने की जरूरत नहीं है, तो वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा। ये भी जनरली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैश में कन्वर्ट हो ना हो, लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन है वो 12 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाती है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। कोई ऐसी इनकम जो कमा ली हो लेकिन रिसीव ना हुई हो। मान लीजिए आपने उधारी में किसी को सामान दिया है, तो आपका डेटर हो गया, तो डेटर भी तो आपका करंट एसेट्स ही है। वैसे ही इनकम कोई कमा ली हो लेकिन रिसीव ना की हो। सपोज किसी कोई फ़ोन सेलर है, उसने एक फ़ोन अपना बेच दिया लेकिन जिसे बेचा उसने अभी तक पैसा नहीं दिया, तो इनकम तो कमा ली है, मतलब अर्न तो हो गई, वो अपना इसे सेल मान सकता है, लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ है कैश, लेकिन वो फिर भी उसका एसेट कहलाएगा, और जब उसे रिसीव हो जाएगा तो वो उसे कैश में डाल देगा। आगे बढ़ते। रिसीट। रिसीट 2 तरह की हम पढ़ेंगे, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट। रिसीट मतलब कुछ पैसा रिसीव करना, उसे रिसीट कहते हैं। तो कैपिटल रिसीट जो होती है जनरली नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, मतलब पैसा आया, सपोज कीजिए बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, पैसा आया, बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ तो पैसा आया। मान लीजिए आपने अपनी प्लांट एंड मशीनरी को बेच दिया, ठीक, प्लांट एंड मशीनरी को बेचा और पैसा आया, तो क्या ये कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है? तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा क्या हमने रिकरिंग नेचर का रिसीट किया है या नॉन रिकरिंग नेचर का। रिकरिंग नेचर का अगर ये रिसीट है तो यानी आप अपनी प्लांट एंड मशीनरी बेचते रहते हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये कैपिटल रिसीट है। अगर आप अपनी प्लांट एंड मशीनरी नहीं बेचते रहते हो तो आपकी ये नॉन रिकरिंग या फिर कैपिटल रिसीट कहलाएगी। ऐसे ही मान लीजिए आपने अपनी कार सेल आउट करी, तो कार बेचने के बाद आपको कुछ पैसा मिला, तो क्या कार आपकी कैपिटल एसेट थी? हाँ, तो वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी कैपिटल एसेट रिड्यूस हुई, आपको कैश मिलेगा। तो ऐसे रिसीट को, जो कैश रिसीव हुआ है आपको, तो उस रिसीट को आप कहोगे कैपिटल रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? रेवेन्यू रिसीट वो होती है जो आपको रोज मिलती रहती है। जैसे कि आपने रोज सेल की, आपका बिजनेस, आप फ़ोन बेचते हो, आपको रोज आपके 10 या 12 फ़ोन बिकते हैं, तो ऐसी रिसीट को तब आपको कैश रिसीव होता है, उसे आप कहते हैं रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि वो रिकरिंग नेचर की होती है, वो बार बार रीअकर होती है। उसमें ना आपकी कैपिटल एसेट कम होती है, ना आपकी कैपिटल एसेट कम होती है, ना कोई लायबिलिटी बढ़ती है। अब एक एग्जांपल लीजिए, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए एक बिजनेस है, एक दुकान है आपकी, उस दुकान में एसी है, फर्नीचर है, आपके पास कार है जो बिजनेस के लिए यूज़ होती है, और उस दुकान के अंदर स्टॉक भी पड़ा हुआ है, करंट एसेट्स भी पड़ा हुआ है। तो आपने जब फ़ोन सेल किया तो रेवेन्यू रिसीट, लेकिन आपने जब अपना एसी जो बिजनेस में लगा हुआ है उसे सेल कर दिया तो ये कैपिटल रिसीट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर आप अपने नॉन करंट एसेट्स को बेचते हो तो जो आपको कैश मिलता है उसे हम कैपिटल रिसीट कह सकते हैं। नॉन करंट एसेट को बेचते हो तो जो पैसा रिसीव होता है उसे कैपिटल रिसीट कहते हैं, और जब आप करंट एसेट को बेचते हो जो पैसा रिसीव होता है उसे हम रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब ऐसे कुछ काम, अगर आप ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन करते हो जो नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, जैसे कि आपने बैंक से बड़ा लोन लिया, 10 लाख का लोन लिया, तो पैसा रिसीव हुआ, तो ऐसी रिसीट को क्या कहेंगे? कैपिटल रिसीट। क्यों? क्योंकि आप रेगुलरली लोन तो नहीं लेते हो, ठीक है ना। वैसे ही रेवेन्यू रिसीट में रिकरिंग नेचर का होता है। आपने एडवांस पैसा किसी से ले लिया, मान लीजिए कोई किसी ने फ़ोन, अभी आप फ़ोन बेचते हो, किसी ने फ़ोन का पैसा एडवांस दे दिया, लेकिन उसने वो भी फ़ोन नहीं ले गया, तो आपकी लायबिलिटी तो है, मतलब वो आपको कैश तो देगा, लेकिन वो लोन नहीं है, वो रिकरिंग नेचर का। ऐसा होता रहता है बिजनेस, ठीक है ना। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है? कैपिटल रिसीट कैपिटल एसेट को रिड्यूस करती है और एक लायबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। रेवेन्यू रिसीट ना ही रिड्यूस करती है ना ही इंक्रीज करती है किसी भी एसेट या लायबिलिटी को। फोन बेचने से कोई एसेट ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। आपने फोन बेचा, कैश में कन्वर्ट हो गया, स्टॉक कैश में कन्वर्ट हो गया, तो एक एसेट गया, एक एसेट आ गया, है ना। तो एक करंट एसेट गया, एक करंट एसेट आ गया। लेकिन अगर आप अपना एसी बेचते, कैपिटल एसेट बेचते, नॉन करंट एसेट, प्लांट एंड मशीनरी बेचती, गया नॉन करंट एसेट, आया करंट एसेट, तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में नॉन रिकरिंग वाली जितनी भी रिसीट होती है उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसीट, शॉर्ट में अगर समझे तो, और जो भी रिकरिंग नेचर की रिसीट होती है उसे कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। तो
आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? खर्चे एक्सपेंसेस होते हैं। खर्चे कौन से? जो पे कर दिए हैं या पे करने बाकी हैं, जो पे किए जाने थे। खर्चे वही होते हैं जो इंकर हो जाते हैं। इंकर मतलब होता है आप लाइबल हो टू पे। मतलब मान लीजिए आपने बिजली का बिल आपके घर आ गया, ठीक है, तो बिजली का बिल अब घर आ गया है 500 रुपये का, ठीक, तो 500 रुपये आपने पे कर दिया, तो उसको आप खर्चों में डालोगे? बिल्कुल डालोगे। लेकिन बिजली का बिल आया 500 रुपये, आपने 600 रुपये पे कर दिया, तो खर्चे में कितना जाएगा? खर्चे में जाएगा सिर्फ 500। तो 100 रुपये कहाँ जाएगा? वो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस में। वो आपका एसेट बन जाएगा, एक्सपेंस तो है लेकिन प्रीपेड हो गया। तो एक्सपेंसेस को जनरली हम लेते हैं करंट ईयर के कंसिडर। इस साल आपका कितना खर्चा हुआ? क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बिजली का बिल आया 300 रुपये, आपने दिया ही नहीं, वो आउटस्टैंडिंग है, तो वो आपका करंट एसेट, सॉरी, वो आपका करंट लायबिलिटी बन जाएगा। तो वो आपका एक्सपेंसेस है, बिल्कुल एक्सपेंस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस साइड में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी, रेंट एटसेट्रा, ये सारी एक्सपेंसेस जब इंकर हो जाती हैं तो एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाती है, वेदर पेड और नॉट। इनकम, सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इस तरीके से हमारे इनकम होती है। इनकम बहुत तरीके से हो सकती है। रेवेन्यू जनरेट बहुत तरीके से हो सकता है। तो इनकम, कभी भी हम सेल करते हैं तो सेल हम अपनी इनकम रिकॉर्ड करते हैं, तो इनकम भी अर्नड होनी चाहिए। एक जैसे एक्सपेंसेस इंकर होने जरूरी है, वैसे इनकम अर्नड होने बहुत जरूरी है। इनकम अर्न हो गई है तो आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है और एक्सपेंसेस कम होते हैं तो हमारे प्रॉफिट आता है। गेन एंड लॉसेस, गेन मतलब सिमिलर टू प्रॉफिट, लॉसेस मतलब जहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं इनकम से, तो वहाँ पे हमारा लॉसेस आता है। परचेजेस क्या होता है? परचेजेस मतलब हमने कभी भी, जब भी हम बिजनेस, मान लीजिए हमारा पेन का बिजनेस है, तो हम पेन खरीदते हैं, तो हमारा परचेज, हमारे जो गुड्स हैं वो पेन है, तो पेन हमारा स्टॉक बन जाएगा। तो हम जब पेन खरीदते हैं तो वो परचेजेस में आएगा। जब हम परचेज रिटर्न कर देते हैं, मतलब हमने कोई डिफेक्टेड पीस हमें मिला पेन का, तो वो रिटर्न करना है, तो उसे परचेज रिटर्न कहलाते हैं। ऐसे ही सेल में, सेल हम मान लीजिए जब हम जिस बिजनेस में हम डील कर रहे हैं उसी बिजनेस के स्टॉक को, उसी चीज़ को हम अगर सेल करते हैं तो उसे सेल्स में रिकॉर्ड करते हैं, और जब वो हमें वापस आ जाता है क्योंकि हमने मान लीजिए डिफेक्टेड पीस किसी को भेज दिया, वो रिटर्न कर देते हैं, तो उसे सेल रिटर्न कहते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट मतलब होता है जितना हमारा पैसा लग गया है, जितनी हमारी लागत है। लागत मतलब जितना हमने पैसा इन्वेस्ट कर, हमने पैसा बिजनेस में लगा दिया है, उसे हम कॉस्ट कहते हैं। सपोज 6 रुपये का मैंने पेन बनाया, 2 रुपये का मैंने एडवर्टीजमेंट दिया, तो मेरी कॉस्ट हो गई 8 रुपये। अब अगर मैं उसे 12 रुपये में बेचता हूँ तो वो हमारी सेल वैल्यू हो जाएगी और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 12 माइनस 8, 4 रुपीज़ का, 4 रुपीज़ का। उसके बाद आते हैं गुड या स्टॉक। क्या होता है गुड्स? गुड्स वो सामान जो जिस पे मैं डील करता हूँ। सपोज मेरा पेन बेचने का बिजनेस है, पेंसिल बेचने का बिजनेस है, स्टेशनरी का बिजनेस है, तो जितना स्टॉक मेरे पे पड़ा है, जितना गुड्स मेरे पे पड़े हैं, पेन, पेपर, शार्पनर, इरेजर, जो भी मेरी दुकान में पड़ा है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसे हम गुड्स कहते हैं, स्टॉक है। गुड्स को हम स्टॉक भी कहते हैं और इन्वेंटरी भी कहते हैं। डिस्काउंट पे आते हैं। डिस्काउंट दो तरह के, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होते हैं? ट्रेड डिस्काउंट होते हैं, सपोज कीजिए हमने किसी से सामान लिया, ठीक है, किसी से सामान लिया। ट्रेड डिस्काउंट जनरली होते हैं हर किसी के लिए। अगर किसी सप्लायर ने लगाया कि 10% ऑफ, तो वो सबके लिए है, हर एक कस्टमर के लिए, चाहे वो कैश में लेने आए चाहे वो उधारी में लेने आए, तो 10% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। मतलब वो बिजनेस में ही डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट क्या होता है? मान लीजिए क्रेडिटर से हमने 1 महीने की उधारी में सामान लिया, ट्रेड डिस्काउंट था 10%, तो 1000 रुपये का सामान लिया, 10% उसने डिस्काउंट हमें दिया, तो यानी हमें वो सामान पड़ा 900 रुपये का, तो इसे ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे, जो 100 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला है। इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो सभी के लिए है। लेकिन मान लीजिए 1 महीने का क्रेडिट पीरियड था, उधारी 1 महीने की थी, लेकिन हमने जो पैसा है वो 10 दिन में ही दे दिया उसे। क्रेडिटर को 10 दिन में पैसा दे दिया, उसने हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया क्योंकि हमने उसे पैसा जल्दी दिया है, उसका इंटरेस्ट बचा है, तो उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में इसीलिए रिकॉर्ड नहीं किया जाता है क्योंकि कैश डिस्काउंट हर किसी के लिए नहीं होता और हर किसी को अवेलेबल नहीं होता है। अब बात करते हैं एक लास्ट टॉपिक जो कि मैं नोट करना भूल गया था। फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब 12 महीने का स्पैन। जब भी कोई बिजनेस अकाउंटिंग करता है वो अकाउंटिंग 1 साल के लिए करता है, 1 साल के लिए अपने अकाउंट्स को मेंटेन करता है, फिर अगले 1 साल के लिए करता है। तो जब भी बिजनेस होता है तो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए अकाउंटिंग मेंटेन होती है। तो कुछ लोग, कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं,
जनवरी टू दिसंबर का एक साल लेते हैं। कुछ बिजनेसमैन फाइनेंशियल ईयर जैसे कहते हैं, इस साल के अप्रैल से अगले साल के मार्च के महीने तक को फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा बिजनेसमैन कैलेंडर ईयर, जिसे हम कैलेंडर ईयर कहते हैं, वैसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। हर कोई फाइनेंशियल ईयर यूज़ करता है जनरली, कुछ लोग कैलेंडर ईयर भी यूज़ करते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि ये बिजनेस जो है कैलेंडर ईयर यूज़ करता है या ये बिजनेस फाइनेंशियल ईयर यूज़ करता है। जहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है, सपोज कीजिए किसी बिजनेस ने अपना ईयर लिखा है फाइनेंशियल ईयर, बेसिकली इस टॉपिक को हम नाम देंगे फाइनेंशियल ईयर नहीं, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड इस टॉपिक को हम नाम देंगे, फाइनेंशियल ईयर नाम नहीं देंगे। अकाउंटिंग पीरियड जनरली 12 महीने का होगा, एक साल का होगा, जो जनवरी से दिसंबर भी हो सकता है, अप्रैल से मार्च भी हो सकता है। इसे हम कैसे जानेंगे? जब भी कोई बिजनेसमैन अकाउंटिंग पीरियड का इस्तेमाल करता है, अकाउंटिंग पीरियड 2019, इसका मतलब वो कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रहा है। जब वो यूज़ करता है अकाउंटिंग पीरियड 2019-20, तो इसका मतलब वो फाइनेंशियल ईयर को अकाउंटिंग पीरियड मान रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई बिजनेसमैन अकाउंटिंग पीरियड यूज़ कर रहा है 2019, इसका मतलब वो जनवरी से दिसंबर, क्योंकि जनवरी और दिसंबर दोनों सेम ईयर में फॉल करते हैं, है ना। कैलेंडर ईयर के हिसाब से जनवरी और दिसंबर दोनों सेम ईयर में फॉल करते हैं। लेकिन अप्रैल से मार्च में जहाँ पे अप्रैल से मार्च की बात आती है फाइनेंशियल ईयर की, वहाँ पे अप्रैल किसी और साल का होता है और मार्च किसी और साल का। तो यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड ऐसे लिखते हैं वो लोग 2019 to 20। थैंक यू। ये था लास्ट टॉपिक, और यहाँ पे चैप्टर 1 जो है, क्लास 11th का चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर 2 सून अपलोड होगा, और नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और औरों को शेयर करें जिनको ये देखना जरूरी है, तो उनको लिंक शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।